मेरा नाम राधिका है। उम्र के 50 साल पार करने के बाद जिंदगी एक शांत ठहरे हुए तालाब की तरह हो गई थी, जिसमें हलचल सिर्फ तब होती थी जब मेरी बेटी मीरा अपने पति विक्रम के साथ मायके आती थी। पति के देहांत के बाद इस बड़े से घर की दीवारें मुझसे बातें करती थी और मेरी साथी थी। मेरी पुरानी किताबें और एक डायरी जिसमें कभी कभी मैं अपने अनकहे जज्बात लिख लिया करती थी। मीरा की शादी को 3 साल हो गए थे। उसका पति विक्रम एक लेखक था, शांत स्वभाव, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जैसे वह सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि आपको पढ़ रहा हो। वो जब भी घर आता एक अजीब सा सुकून साथ लाता। वो बहुत कम बोलता था, लेकिन जो कहता था उसमें वजन होता था। मैं खुद को बार बार याद दिलाती थी कि वह मेरी बेटी का सुहाग है, मेरा दामाद है, लेकिन मेरा मन हर बार इस रिश्ते की मर्यादा को भूलकर उसकी शख्सियत के इर्द-गिर्द एक अदृश्य धागा बुनने लगता था। उस दिन भी मीरा और विक्रम आए हुए थे। दोपहर का समय था। घर के बाकी लोग आराम कर रहे थे। मैं बरामदे में अपनी पुरानी सिलाई मशीन पर एक कुर्ता सिल रही थी। धूप हल्की थी और हवा में फूलों की महक घुली हुई थी। अचानक मशीन का धागा उलझ गया। मैंने कई बार कोशिश की। सुई से उसे निकालने की जद्दोजहद में मेरी उंगलियां थक गई और झुंझुलाहट चेहरे पर साफ झलकने लगी। तभी विक्रम कहीं से आया और मुझे इस तरह परेशान देखकर मेरे पास आकर रुक गया। क्या हुआ माँ? आप बहुत परेशान लग रही हैं। उसकी आवाज में जेन्युइन चिंता थी। कुछ नहीं बेटा, ये धागा ही बहुत बुरी तरह उलझ गया है। लगता है मशीन पुरानी हो गई है। मैंने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, लाइए, मैं कोशिश करता हूँ। ये कहकर वह मेरे पास ही जमीन पर बैठ गया। उसका इस तरह बेझिझक बैठ जाना मुझे थोड़ा असहज कर गया। उसने मशीन के उलझे हुए धागे को अपनी लंबी सदी हुई उंगलियों में लिया। मैं देखती रही। वो किसी कलाकार की तरह बड़ी नज़ाकत से एक एक धागे को अलग कर रहा था। इस कोशिश में उसकी उंगलियों का पिछला हिस्सा बार बार मेरे हाथों से छू रहा था। हर स्पर्श मेरे अंदर एक हल्की सी सहन पैदा कर रहा था, जैसे किसी ने शांत पानी में एक छोटा सा पत्थर फेंक दिया हो। आपकी आंखें थक गई होंगी माँ। आपको इतना तनाव नहीं लेना चाहिए। उसने नजरें धागे पर टिकाए हुए ही कहा। उसकी आवाज इतनी नरम थी कि मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से अपनी नजरें उसके हाथों से हटा ली। धागा सुलझ चुका था। हो गया। वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा सुकून था। शाम को मौसम ने अचानक करवट ली। आसमान में काले बादल घिर आए और तेज हवा चलने लगी। देखते ही देखते बिजली चली गई और पूरे घर में अंधेरा छा गया। मीरा बच्चों को संभालने में लग गई। मैं मोमबत्ती ढूंढने के लिए रसोई की तरफ बढ़ी ही थी कि विक्रम एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर मेरे सामने आ गया। उसकी परछाई दीवार पर किसी विशाल चित्र की तरह लग रही थी। माँ, आप यहीं बैठिए, मैं बाकी इंतजाम करता हूँ, उसने कहा और मोमबत्ती को पास की मेज पर रख दिया। उस पीली कांपती हुई रोशनी में उसका चेहरा और भी रहस्यमयी लग रहा था। हम दोनों बरामदे में रखी कुर्सियों पर बैठ गए। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी और हवा के झोंके पानी की ठंडी बूंदें अंदर फेंक रहे थे। आपको बारिश पसंद है माँ? उसने खामोशी को तोड़ते हुए पूछा। हाँ, बहुत। पहले घंटों भीगा करती थी। मैं अपने अतीत में खो गई। तो अब क्यों नहीं? उसके सवाल में एक मासूमियत थी। अब उम्र वो नहीं रही बेटा। और फिर अकेले भीगने में वो मजा कहाँ? मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया। अकेलापन कभी कभी हमें खुद से मिलाता है। वो बोला जैसे ये अंधेरा यह हमें उन चीजों को महसूस करने का मौका देता है जो दिन की तेज रोशनी में कहीं खो जाती है। उसकी बातें किसी कविता की तरह थी जो सीधे दिल में उतर रही थी। मैं खामोशी से उसे सुनती रही जैसे कोई मंत्रमुग्ध हो गया हो। तभी हवा का एक और तेज झोंका आया और मेज पर रखी मोमबत्ती बुझ गई। एक पल के लिए घोर अंधेरा छा गया। सिर्फ बारिश की आवाज थी। उसी अंधेरे में शायद सहारा देने के लिए या अनजाने में
विक्रम का हाथ मेरे हाथ पर आ गया। उसका स्पर्श गर्म था। उसने फौरन हाथ नहीं हटाया। वो एक पल, बस एक पल, लेकिन मेरे लिए वो एक पल सदियों जितना लंबा हो गया। मेरे पूरे बदन में एक आग सी दौड़ गई। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उसने धीरे से अपना हाथ हटा लिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ दिनों बाद मीरा और विक्रम को वापस जाना था। सुबह से ही मेरा मन भारी था। जब वो जाने लगे, मीरा मुझसे लिपटकर रो पड़ी। मैंने उसे हिम्मत दी। विक्रम ने आगे बढ़कर मेरे पैर छुए। माँ, अपना ख्याल रखिएगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी नमी थी, जो सिर्फ मैं महसूस कर सकती थी। सब गाड़ी में बैठ गए, लेकिन जाने से पहले विक्रम ने शीशा नीचे किया और मेरी तरफ देखकर धीरे से कहा, और हाँ, अपनी डायरी को अकेला मत छोड़िएगा। कुछ एहसास कागज पर उतर कर ही सुकून पाते हैं। मैं वही जमसी गई। उसे मेरी डायरी के बारे में कैसे पता? मेरा सबसे गुप्त रहस्य, जिसे मैंने किसी को नहीं बताया था। मैं उसे देखती रह गई और उनकी गाड़ी आंखों से ओझल हो गई। उसके जाने के बाद घर पहले से भी ज्यादा खाली लगने लगा। दिन बीतते गए, लेकिन विक्रम के शब्द, उसका स्पर्श, उसकी नजरें, सब मेरे जहन में किसी अमिट स्याही की तरह छप चुके थे। कई हफ्तों बाद एक दोपहर मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से संदेश आया। मैंने उसे खोला। उसमें मेरी ही लिखी एक अधूरी कविता की पंक्तियां थी, जिसे मैंने सालों पहले अपनी डायरी में लिखा था। खिड़की पर बैठी बूंदे पूछती है, पता तेरा, कैसे कहूँ, तू तो मेरी खामोशी में रहता है। और इन पंक्तियों के नीचे लिखा था, इस खामोशी को आवाज दीजिए माँ, कुछ एहसास अंधेरे में ही बेहतर महसूस होते हैं, है ना? मेरे हाथ कांपने लगे। ये विक्रम था, पर कैसे? उसने मेरी डायरी कैसे पढ़ी? मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा वो बाहर आ जाएगा। तभी फोन बज उठा। वही नंबर था। कांपते हाथों से मैंने फोन उठाया। हेलो माँ। दूसरी तरफ विक्रम की वही गहरी शांत आवाजें थी। हाँ बेटा। मेरे गले से सिर्फ इतना ही निकल सका। माफ कीजिएगा। मैंने बिना पूछे आपकी डायरी पढ़ ली। वो मेज पर ही रह गई थी, पर उसे पढ़कर लगा जैसे मैं आपको सालों से जानता हूँ। उसने कहा, आप लिखना बंद मत कीजिए। आपकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। मैं चुप रही। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। माँ, वो रुका। फिर बेहद धीमे स्वर में बोला, उस दिन अंधेरे में जो हुआ वो अनजाना नहीं था। कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, वो सिर्फ महसूस किए जाते हैं। मेरे हाथ से फोन लगभग छूट ही गया था। मैंने जल्दी से फोन काट दिया, लेकिन मैं जानती थी कि ये सिर्फ एक फोन कॉल नहीं था, या उस तूफान की शुरुआत थी जो मेरी शांत जिंदगी के तालाब में उठने वाला था। एक ऐसा एहसास जो गलत था, नामुमकिन था, लेकिन मेरे दिल के लिए उतना ही सच्चा था। जरूर मैं उस कहानी को वहीं से आगे बढ़ाता हूँ जहां आपने छोड़ी थी। फोन कट गया, लेकिन उसकी गूंज राधिका के कानों में नहीं, बल्कि सीधे रूह में उतर गई थी। हाथ अब भी कांप रहे थे और फोन किसी भारी पत्थर की तरह हथेली में दबा था। कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते। विक्रम के आखिरी शब्द किसी मंत्र की तरह उसके झन में घूम रहे थे। एक पल के लिए उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया हो। बिल्कुल निर्वस्त्र उसकी डायरी, वो तो उसका सबसे निजी, सबसे पवित्र कोना था। उसमें सिर्फ कविताएं नहीं थी, उसमें उसका अकेलापन था, उसकी अधूरी ख्वाहिशें थी, एक औरत के वो एहसास थे जिन्हें वो सालों पहले समाज की रस्मों के नीचे दफन कर चुकी थी। और विक्रम ने उसने उस दफन खजाने को खोज निकाला था। गुस्सा, शर्म और एक अजीब सी राहत, तीनों भावनाएं एक साथ उसके दिल पर हमला कर रही थी। गुस्सा इस बात का कि विक्रम ने उसकी निजता का अनादर किया। शर्म इस बात की कि उसका सबसे कमजोर पक्ष किसी ने देख लिया। और राहत, एक अनकही राहत इस बात की कि दुनिया में कोई तो है जो उसे सिर्फ एक माँ या सास के रूप में नहीं, बल्कि उस राधिका के रूप में देख रहा है जो वो असल में थी। अगले कई दिन किसी सज्जा से कम नहीं थे। हर फोन की घंटी पर उसका दिल उछल पड़ता, हर संदेश की आवाज पर उसकी उंगलियां कांप जाती।
लेकिन विक्रम की तरफ से पूरी खामोशी थी, जैसे उस दिन कुछ हुआ ही ना हो। ये खामोशी शब्दों से ज्यादा चुभ रही थी। क्या वो मजाक कर रहा था, या फिर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, या शायद वो उसे सोचने का वक्त दे रहा था। राधिका का मन हजारों सवालों के चक्रव्यूह में फंसा था। वो दिन भर घर के कामों में खुद को डुबोने की कोशिश करती, लेकिन रात की तन्हाई में विक्रम का चेहरा और उसके शब्द उसे घेर लेते। एक हफ्ते बाद देर रात, जब दुनिया सो रही थी, उसके फोन पर एक और संदेश आया। इस बार कोई सवाल नहीं था, उस दिन का कोई जिक्र नहीं था, बस एक छोटी सी कहानी थी जो शायद विक्रम ने खुद लिखी थी। कहानी एक पुराने अकेले लाइट हाउस प्रकाश स्तंभ की थी, जो समंदर के बीचों बीच खड़ा था और उसका काम था जहाजों को रास्ता दिखाना। लेकिन एक रात एक दूर के तारे से उसकी दोस्ती हो जाती है। वो दोनों बात नहीं कर सकते थे, मिल नहीं सकते थे, लेकिन हर रात वो तारा सिर्फ उस लाइट हाउस के लिए चमकता था, और लाइट हाउस अपनी रोशनी सिर्फ उस तारे को दिखाता था। उनकी खामोश मोहब्बत ही उनकी ताकत थी। कहानी के नीचे कोई सवाल नहीं था, बस इतना लिखा था, सिर्फ आपके लिए। राधिका की आंखों से आंसू बह निकले। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये उनके रिश्ते की परिभाषा थी। विक्रम ने बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया था। उसने मर्यादा की सीमाओं को स्वीकार भी किया था और अपने एहसास की गहराई को भी बयान कर दिया था। उस रात राधिका सो नहीं पाई। उसने अपनी पुरानी धूल भरी डायरी निकाली और सालों बाद एक कलम उठाई। बहुत सोचने के बाद कांपते हुए हाथों से उसने विक्रम के संदेश के जवाब में सिर्फ एक पंक्ति लिखी। कुछ कहानियां पूरी होने के लिए नहीं, सिर्फ महसूस करने के लिए होती है। ये एक स्वीकारोक्ति थी, एक मौन सहमति थी उस अनकहे रिश्ते के लिए। इसके बाद दोनों के बीच शब्दों का एक नया पुल बन गया। वह फोन पर बात नहीं करते थे, लेकिन हफ्ते 10 दिन में विक्रम की कोई कहानी, कोई कविता या कोई विचार संदेश में आ जाता, और राधिका उसका जवाब अपनी किसी कविता की पंक्ति से देती। ये उनकी अपनी गुप्त भाषा थी, एक ऐसी दुनिया जिसे उन दोनों के सिवा कोई नहीं समझ सकता था। तभी एक दिन मीरा का फोन आया। उसकी आवाज में उत्साह था। माँ, इस बार दिवाली पर आपको यहीं आना है। पूरे 3 दिन के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। विक्रम भी कह रहे थे कि आपके बिना घर का त्योहार अधूरा लगेगा। मीरा की बात सुनकर राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम से मिलना, उसी छत के नीचे रहना, ये ख्याल ही उसके दिल की धड़कनें बढ़ा गया। उसने मना करने की बहुत कोशिश की, अपनी सेहत का बहाना बनाया, लेकिन मीरा ने एक ना सुनी। अब राधिका के पास कोई रास्ता नहीं था, उसे जाना ही था। वो जानती थी कि वहां जाना आग से खेलने जैसा होगा, जहां एक तरफ बेटी का घर था और दूसरी तरफ वो एहसास जिसका कोई नाम नहीं था। पर वह ये भी जानती थी कि अब वह इस आग से दूर भाग भी नहीं सकती थी। उसे उस तारे का सामना करना था जिसके लिए उसका दिल अब एक लाइट हाउस बन चुका।